अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इक़रा ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से इनाक़ाद किए गए ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल है। मेरे अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें बहुत से नियामतों से नवाजा है। सूरह रहमान में इन तमाम नियामतों का ज़िक्र किया गया। अगर हम तफसीर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितनी नियामतों से रब्बे कायनात ने हमें नवाजा है। प्यारे तुलबा, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे अतराफ़ में देखो खूबसूरत नज़ारे हैं, समंदरी जाल, बहर आज़मों का जाल बिछा हुआ है। हमा किस्म के दरिंदे, परिंदे, चरिंदे तमाम जो है रब्बे कायनात ने इंसान के लिए बनाया है। महलात बनाए हैं, गाँव आबाद किए, घरों को आबाद किए हैं, है ना। इंसान ने इतनी तरक्की किया है कि खला में अपनी परवाज़ भर रहा है। फलक बस इमारतें बनाई गई है। इन तमाम खुदा की नियामतों को हम देखते हैं तो हमारी ज़ुबानों से निकल आता है फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। तो इसी तरह की रब्बे कायनात की अता की हुई नियामतों में से कुदरत का एक अतिया जो है, जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है मिट्टी। तो प्यारे तुलबा, आज का हमारा बाब है हिंदुस्तान की मिट्टी। मिट्टी किसको कहते हैं? मिट्टी मादनियात और नामियाती अज्जा से मिली हुई ज़मीन की ऊपरी परत क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। मिट्टी हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम कुदरती वसाइल में से एक है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोगों का अहम पेशा ज़राअत है। ज़रई पैदावार मिट्टी की ज़रख़ीज़ी पर मुनहसर होती है ना। लोगों का अहम पेशा, आम पेशा यहाँ पर क्या है? ज़राअत है। तो ज़राअत के लिए हमें ज़रख़ीज़ मिट्टी का होना ज़रूरी है। तो अज़ीज़ बच्चों, मिट्टी किस तरह से बनती है? मादनियात और नामियाती अज्जा से मिली हुई ज़मीन की ऊपरी परत को ही हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। मादनियात यानी चट्टानें क्या है? मादनियात का मखज़न है। तो इन्हीं मिट्टी जो है मादनियात और चट्टानों के हिस्सों का ही क्या है? एक मुरक्कब है, जो माहौलियाती अज्जा जैसे हवा, बारिश, रोशनी, बर्फ़ और ज़िंदा माहौलियाती अज्जा जैसे पानी और हवा में मौजूद अजसाम से मिलकर बनती है। मिट्टी आम तौर पर चट्टानी अज्जा और माहौल में मौजूद बुरबुरी मादनियात की मदद से तश्कील पाती है, और साथ ही साथ दूसरे माहौलियाती अज्जा भी इसकी तकमील पर असरअंदाज होते हैं। चट्टानें देखते हैं हम, जिन पर सूरज की रोशनी गिरते रहती है, तो इनमें जो है इंशकाक व इनहलाल का अमल होते रहता है, यानी फैलते रहते, सिकुड़ते रहते। आप किसी चीज़ को लो, उसको फैलाओ सिकुड़ाओ, तो क्या होती है? वो टूटकर बुरबुरा हो जाती। तो इसी तरह से यही मादनियात से, इसी अमल की वजह से मादनियात या जो नामियाती अज्जा है, तो उससे क्या बनती है? मिट्टी बनती है। तो मुख्तसर तौर पर हम कह सकते हैं कि मिट्टी मादनियात और नामियाती अज्जा से मिली हुई ज़मीन की ऊपरी परत है। ज़मीन की ऊपरी परत ही मिट्टी कहलाती है। तो ये हमारे हिंदुस्तान का एक कुदरती वसाइल में से एक बहुत ही अहम वसीला है। यानी हिंदुस्तान की मिट्टी की तश्कील आतिशी चट्टानों, मौसम, कुदरती नबातात, खुश्क इलाकों की मिट्टी से भी बनी हुई है। इसीलिए हिंदुस्तान में हम मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी देखने मिलती है। तो चलिए तुलबा, देखते हैं कि हिंदुस्तान में कितने किस्म की मिट्टी पाई जाती है। तो मुख्तसर तौर पर मिट्टी किसको कहते हैं, इतना समझ में आ गया। मिट्टी मादनियात और नामियाती अज्जा से
मिली हुई जमीन की ऊपरी परत, जमीन की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। तो अब देखेंगे कि मिट्टी के अक़साम कौन कौन से हैं। तो हिंदुस्तान की मिट्टी को हम 6 अक़साम में तकसीम किए। सैलाबी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी और पहाड़ी मिट्टी। तो ये आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या वजाहत के तौर पर इनके खुसूसियात लिखने के लिए 3 मार्क्स में भी ये सवाल आ सकता है कि मिट्टी के अक़साम कौन कौन से। तो हिंदुस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी को हम 6 किस्मों में तकसीम करते हैं। सैलाबी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी और पहाड़ी मिट्टी। तो चलिए तलबा, एक एक के खुसूसियात क्या है हम देखते चले जाएंगे। सैलाबी मिट्टी किसको कहते हैं, काली मिट्टी की खुसूसियात क्या है, लाल मिट्टी की खुसूसियात क्या है, ये कहाँ पर पाई जाती है, पहाड़ी मिट्टी किस तरह से तश्कील पाती है करके। तो सबसे पहली किस्म, ये 6 किस्म समझ में आ गए। अभी कौन कौन से याद रहेंगे? सैलाबी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी और पहाड़ी मिट्टी। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे सैलाबी मिट्टी किसको कहते हैं करके। ये मिट्टी सड़े गले मादों का मुरक्कब होती है, इसीलिए उसे सैलाबी मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी दरियाई सिंध, गंगा के मैदान और समंदरी साहिली इलाकों में दरियाई सड़े गले मादों के ज़खायर से बनी है। यानी दरियाओं के जो मैदानी इलाके होते हैं, तो दरिया जब अपने फैल जाती है तो बहुत से उसके साहिलों पर क्या होते हैं, उस दरिया में, उस समंदर में पाई जाने वाली तमाम चीज़ें जो है साहिल समंदर पर आ जाते हैं। वहाँ पर जो है उन मादों के सड़ने और गलने से जो ज़रख़ीज़ मिट्टी यहाँ पे तश्कील पाती है सैलाबों की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? सैलाबी मिट्टी कहते हैं, जो बहुत ही ज़रख़ीज़ होती है। हिंदुस्तान में ये बहुत अहम है। तो मुल्क में ज़राअत की तरक्की के लिए इसकी बड़ी मांग है। कौन सी? सैलाबी मिट्टी, क्योंकि ज़राअत के लिए बहुत ही मौजू है। ये मिट्टी तकरीबन 15 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में फैली हुई है। कौन सी? सैलाबी मिट्टी। तो सैलाबी मिट्टी ज़रख़ीज़ होने की वजह से कौन सी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, यानी सैलाबी मिट्टी में उगाई जाने वाली अहम फसलें कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे गेहूं, धान, गन्ना, कपास, पटसन, टमाटर और तरकारियाँ, ये अहम। इसके अलावा दूसरी फसलें ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फसलें जो है सैलाबी मिट्टी में उगाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन सी फसलें हैं सैलाबी मिट्टी में उगाई जाने वाली? गेहूं, धान, गन्ना, कपास, पटसन, टमाटर और तरकारियाँ। तो ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो सैलाबी मिट्टी जो है हिंदुस्तान में, सैलाबी मिट्टी दरियाए सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के मैदानी इलाकों में पाई जाती है यहाँ पे। तो इस सैलाबी मिट्टी 2 किस्म की होती है। जो पुरानी सैलाबी मिट्टी होती है, यानी सैलाब का बहुत दिन हो गए, उसको हम क्या कहते हैं? भांगड़ कहते हैं। जो नई सैलाबी मिट्टी रहती है उसको खादर कहते हैं। और भी इन सैलाब की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें जो बाहर आकर गिरे हुए रहते हैं उनको बब्बर भी कहते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये सैलाबी मिट्टी है। तो सैलाबी मिट्टी दरियाओं के साहिली इलाकों में, यानी मैदानी इलाकों में सड़े गले मादों के ज़खायर से मिट्टी तश्कील पाती है। तो इसकी 2 किस्में खासकर जो देखी जाती है, एक पुरानी सैलाबी मिट्टी को हम भांगड़ कहते हैं, नई सैलाबी मिट्टी खादर कहलाती है। और बड़े बड़े जो चट्टानें यहाँ पे रहते हैं उसमें नहीं, यहाँ पे बड़े मतलब ऐसा पूरी चट्टानें नहीं है, मतलब जो मोटे मोटे कंकर वगैरह जो यहाँ पे साहिल समंदर पर रहते हैं उसको हम बब्बर भी कहते हैं। तो हिंदुस्तान में सैलाबी मिट्टी दरिया सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। चलिए अब दूसरी किस्म देखेंगे। यहाँ पे काली मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को हम कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं, या इसको रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की पैदावार के लिए बहुत ही मौजू होने की वजह से इसको हम कपास की काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। तो ये मिट्टी जो है बसाल्ट चट्टानों से, यानी आतिशफिशा चट्टानें जिसको हम कहते हैं, तो ये मिट्टी
बसाल्ट चट्टानों से या आतिशफशान चट्टानों से बनी होती है। तो इसकी खासियत यह है कि इस मिट्टी में नमी को जज्ब करने की कुव्वत पाई जाती है। तो इसमें उगाई जाने वाली अहम फसलें हैं कपास, ज्वार, गन्ना, मकई और दालों की पैदावार के लिए बहुत ही मौजू है। कौन सी? काली मिट्टी, जिसको हम रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं या कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। तो किससे बनती है? ये बसाल्ट चट्टानें यानी आतिशफशान चट्टानें जिसको हम कहते हैं। काले काले जो पहाड़ी इलाके रहते हैं देखो अपने अतराफ में जो पाए जाते हैं, खासकर जो है दक्कन के इलाकों में आतिशफशान चट्टानें यानी काले चट्टानें ही ज्यादा पाए जाते हैं। तो ज्वार, गन्ना, मकई और दालों की पैदावार के लिए काली मिट्टी बहुत ही मौजू है। तो तकरीबन 6.4 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इहाते में जो है काली मिट्टी फैली हुई है। जैसे ये मिट्टी ज़्यादातर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में पाई जाती है। खासकर अब हमारे दक्कन के इलाके में देखो ज़्यादातर उगाई जाने वाली फसलें कौन से हैं? कपास, ज्वार, गन्ना वगैरह, क्योंकि ज़्यादा इलाका जो है काली मिट्टी से घिरा हुआ है। तो इतना याद रहेगा, ये आतिशफशान चट्टान या बसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। ये कपास की पैदावार के लिए मौजू होने की वजह से इसको कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं या इसको रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। तो अब दो किस्म हो गए, एक सैलाबी मिट्टी और दूसरी काली मिट्टी। चलिए अब लाल मिट्टी के बारे में देखेंगे। यानी लाल मिट्टी एक ग्रेनाइट यानी रेतीली चट्टानों और दिगर चमकदार चट्टानों के रेजा रेजा होने से बनती है। यानी एक ग्रेनाइट चट्टानों से या जो रेतीले चट्टान रहते हैं ना, ज़्यादा जो इलकल वगैरह के इलाकों में पाए जाते हैं, और दिगर चमकदार चट्टानों के रेजा रेजा होने से बनती है। आमतौर पर इसका रंग जो है कैसा होता है? सुर्ख और भूरा होता है। इस मिट्टी में नमी नहीं होती और इसमें उगाई जाने वाली अहम फसलें कौन से हैं? रागी, लहसुन, तंबाकू और आलू की काश्त के लिए मुफीद है। तो लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? ज़्यादातर जो है यहाँ पे लाल मिट्टी के इलाके कौन कौन से हैं अजीज़ तलबा? लाल मिट्टी जो है ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड और मगरबी बंगाल में ज़्यादातर जो है लाल मिट्टी पाई, और हमारे कर्नाटक में, जुनूबी कर्नाटक में जो है, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश या उड़ीसा के इलाकों में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ पे रेड रेड जो कलर दिख रहा है देखो आपको मैप में, वो क्या है? लाल मिट्टी के इलाके हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये? जुनूबी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आते हैं यहाँ पे, गोवा रियासत, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड और मगरबी बंगाल जैसे इलाकों में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए 3 किस्म हो गए, सैलाबी मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लेटराइट मिट्टी करके। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती करके? तो इस किस्म की मिट्टी ज़्यादा बारिश और ज़्यादा दर्जे हरारत वाले इलाकों में पाई जाती है। या तो वो ज़्यादा बारिश के इलाके रहना या ज़्यादा दर्जे हरारत के जो इलाके होते हैं वहाँ पर लेटराइट किस्म की मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी जो है हिंदुस्तान में तकरीबन 8.4 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इहाते में फैली हुई है। खासकर कहाँ कहाँ पाई जाती है ये? मगरबी घाट, मशरकी घाट, सतह मुर्तफा छोटा नागपुर, मेघालय, राजमहल, विंध्याचल और सतपड़ा के बालाई हिस्सों में ये मिट्टी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? मगरबी घाट, मशरकी घाट, सतह मुर्तफा छोटा नागपुर, मेघालय, राजमहल, विंध्याचल और सतपड़ा के बालाई हिस्सों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी जो है ये तहलील शुदा गैर ज़रख़ीज़ मिट्टी होती है। ये मिट्टी ज़रख़ीज़ नहीं होती, तो गैर ज़रख़ीज़ मिट्टी होने की वजह से ये ज़राअत के लिए कम कारआमद है। ये तहलील शुदा गैर ज़रख़ीज़ मिट्टी होने की वजह से लेटराइट मिट्टी ज़राअत के लिए कम कारआमद है। यानी यहाँ पर ज़्यादातर इस मिट्टी में ज़राअत नहीं की जाती। फिर भी जहाँ पर जो है आपाशी की सहूलत है वहाँ पर रबड़, चाय, कॉफ़ी और धान इसमें उगाई जाने वाली अहम फसलें हैं। तो लेटराइट मिट्टी के बाद चलिए अब आगे देखेंगे हम रेगिस्तानी मिट्टी। यानी
ये मिट्टी हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, जिसको हम रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, रेगिस्तानी मिट्टी। यानी ये भूरी भूरी भुरभुरी होती है और इसमें जो है नमक की मिकदार ज़्यादा होती है। हीमोज और रतूबत इसमें कम पाई जाती है। पानी डालो तो पानी उसमें ऑब्जर्व होता है क्या? नहीं, बह के चले जाता है। यानी पानी को ऑब्जर्व करने की या उसको समाये रखने की खासियत रेगिस्तानी मिट्टी में नहीं थी, नहीं, जिसको हम रेत कहते हैं या बालू करके कहते हैं आम जुबान में। देखिए उसमें पानी डाल के तो क्या होता है, पानी चला जाता है। तो एक ऐसी होती है, बुरबुरी होती है। इसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है, हीमोज और रतूबत उसमें कम पाई जाती है। लेकिन काश्तकारी के लिए मौजू नहीं है, क्योंकि इसमें जो है रतूबत ही, नमी ही नहीं पाई रखती, यानी समाये नहीं रखती। इसलिए जो है यहाँ पे काश्तकारी नहीं की जाती इस मिट्टी में, यानी ज़राअत नहीं की जाती। लेकिन जहाँ पर जो समझो भी ऐसे इलाके जहाँ पर के आबपाशी की सहूलत है, रेगिस्तानी इलाकों में भी आबपाशी की सहूलत है, तो वहाँ पर चंद एक चीज़ें उगाई जाती है। लेकिन ख़ासकर रेगिस्तानी इलाकों में उगने वाला अहम पौधा कौन सा है? खजूर है ना। खजूर या ताड़ या बबूल के दरख्त वहाँ पे, यानी कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं ना, वो ख़ासकर रेगिस्तानी मिट्टी में, रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। तो इसके बाद अब आगे देखेंगे, आखिरी जो है यहाँ पे पहाड़ी मिट्टी है ना। पहले कौन सी देखे हम? सैलाबी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। और ये पहाड़ की ढलवानों पर ये जो पाई जाने वाली मिट्टी है, इसको हम क्या कहते हैं? पहाड़ी मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी खासकर पहाड़ी ढलवानों पर पाई जाती है। पहाड़ी मिट्टी खासकर पहाड़ी ढलवानों से पाई जाती है। और ये इलाके जो है जंगलात से भी घिरे होते हैं। इलाके जो है पहाड़ी मिट्टी के इलाके, ये पहाड़ क्या रहते हैं यहाँ पे? ज़्यादातर जंगलात से घिरे हुए रहते। इसकी तश्कील नामियाती अज्जा के तहलील शुदा मुरक्कबात से होती है, इसलिए ये फल की पैदावार के लिए काफ़ी कारआमद है। पहाड़ी मिट्टी जो है नामियाती अज्जा के तहलील शुदा, तहलील होना नहीं तब्दील होना, यानी सड़ने गलने से जो है वही मुरक्कबात से ये मिट्टी बनी हुई रहती है, इसलिए जो है ये अच्छी मिट्टी होती है। और ये पैदावार यहाँ पर जो ज़्यादातर जो है फलों की पैदावार होती है, यानी ये फल की पैदावार के लिए काफ़ी कारआमद मिट्टी होती है। कौन सी? पहाड़ी मिट्टी। खासकर जो कहाँ पाई जाती है? पहाड़ के ढलवानों पर पाई जाने वाली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? पहाड़ी मिट्टी कहते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और साथ साथ मगरबी घाट के हिस्से हैं, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहाड़ी मिट्टी। तो अजीज तलबा, ये थे 6 अक़साम कौन से मिट्टी के? सैलाबी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। ये 6 अक़साम समझ में आए। सैलाबी मिट्टी सैलाबी इलाकों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अमाल से जो है वहाँ पे नामियाती मादों के सड़ने गलने से बनती है। काली मिट्टी बसाल्ट या आतिशी चट्टानों से, लाल मिट्टी कलमी चट्टानों से या ग्रेनाइट चट्टानों से बनती है। उसी तरह लेटराइट मिट्टी जो रहती है वो ज़्यादा दर्जे हरारत या ज़्यादा बारिश के इलाकों में वहाँ के अज़्ज़ा के जो है नामियाती अज़्ज़ा के तहलील शुदा मुरक्कबात से बनती है। उसी तरह से रेगिस्तानी इलाकों में जो पाई जाती है सहराओं में, उसको हम रेगिस्तानी मिट्टी या सहराई मिट्टी भी इसको कहते हैं। और पहाड़ की ढलवानों पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? पहाड़ी मिट्टी कहते हैं। ये 6 अक़साम हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझ में आया है या नहीं, ये जांचने के लिए अब हम क्या करेंगे? कुछ सवालात पूछेंगे, एक सवाल व जवाबात की महफिल के ज़रिए से। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं जवाबात देने के लिए? माशाल्लाह। चलिए आपके लिए पहला सवाल है, मिट्टी से क्या मुराद है? अब मुख्तसर तौर पर बोलिए, मिट्टी से क्या मुराद है, यानी मिट्टी किसे कहते हैं? यस तुलबा, जल्दी जल्दी बोलिए, मिट्टी से क्या मुराद है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह। मिट्टी किसे कहते हैं? मिट्टी मादनियात और नामियाती अज्जा से मिली हुई ज़मीन की पतली ऊपरी परत को ही हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं ना। चट्टानों के या यहाँ पे बहुत से नामियाती अज्जा के इंशका को इनहलाली अमल से, यानी इसके सड़ने गलने से, टूटने फूटने से, रेजा रेजा होने से क्या होती है? मिट्टी बन जाती है। तो मुख्तसर तौर पर ज़मीन की पतली ऊपरी परत को ही हम क्या कहते हैं?
मिट्टी कहते हैं। चलिए तलबा, दूसरा सवाल आपके लिए, हिंदुस्तान में मिट्टी के कुल कितने अक़साम हैं? सिर्फ तादाद बताइए चलेगा, पूरा लिखे तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह, नहीं भी है तो कितने अक़साम है इतना तो बताइए। हिंदुस्तान में मिट्टी के कुल कितने अक़साम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। चलिए जवाब जल्दी जल्दी मिल गया। हिंदुस्तान में मिट्टी के कुल कितने अक़साम हैं प्यारे बच्चों? सही जवाब है, कितने अक़साम है? 6 अक़साम है ना। सैलाबी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी और पहाड़ी मिट्टी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपके लिए सवाल, काली मिट्टी किस तरह तश्कील पाती है? तश्कील पाती है नहीं, किस तरह बनती है? काली मिट्टी किस तरह तश्कील पाती है या काली मिट्टी किस तरह बनती है? चलिए जल्दी जल्दी अपना जवाब लिखिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। काली मिट्टी आतिशफशां चट्टानें या बसाल्ट चट्टानों से तश्कील पाती है। सही जवाब, बसाल्ट चट्टानें या जिसको हम आतिशफशां चट्टानें कहते हैं, जो काले चट्टाने रहते हैं ना, उससे जो है काली मिट्टी तश्कील पाती है। सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी ज़राअत के लिए कम कारआमद है, क्यों? लेटराइट मिट्टी यानी जो कि ज़्यादा बारिश के इलाके या ज़्यादा दर्जे हरारत के इलाके में पाई जाती है करके बोली मैं, तो ये मिट्टी ज़राअत के लिए कम कारआमद है, कम इस्तेमाल होती है, ज़्यादा ज़राअत नहीं की जाती, क्यों? एक ही जुमले में मुख्तसर तौर पर बोलिए, लेटराइट मिट्टी ज़राअत के लिए कम कारआमद है, क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सही जवाब। ये तहलील शुदा गैर ज़रख़ीज़ मिट्टी है, ज़रख़ीज़ नहीं होती है, ये तहलील शुदा गैर ज़रख़ीज़ मिट्टी होने की वजह से लेटराइट मिट्टी ज़राअत के लिए कम कारआमद है। सही जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे भी। सवाल नंबर 5, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के इलाकों में या इन रियासतों में ज़्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यस तलबा, जल्दी जल्दी लिखिए। सिर्फ मिट्टी का नाम लिखना है आपको कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस किस्म की मिट्टी पाई? माशाल्लाह, सही जवाब है। कौन सी मिट्टी? रेगिस्तानी मिट्टी, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका ने राजस्थान का थार रेगिस्तान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेगिस्तानी मिट्टी, रेतीली मिट्टी जिसको कहते हैं ना, रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। चलिए तलबा फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब तक हम जो है मिट्टी के अक़साम देखे, तो मिट्टी जो है ज़राअत के लिए बहुत ही एक कुदरत का एक अहम अतिया है। तो इंसान बहुत से मकासद के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करता है ना, घर बनाने के लिए करता है, खपरेल बनाने के लिए करता है, फिर ज़राअत के लिए, काश्तकारी के लिए मिट्टी का इस्तेमाल होता है। तो मिट्टी का इस्तेमाल करते 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 कहीं पर चंद एक जगहों पर आप देखते हैं कि मिट्टी में जो है या वहाँ की ज़मीन जो है तड़क रहती है, यानी ज़मीन का तड़कना जिसको हम कहते हैं, या उसको हम मिट्टी का कटाव भी कहते हैं, है ना। जिस तरह मिट्टी का कटाव मैं यहाँ पे लिखी हूँ ना, फिगर में आपको दिख रहा है ना वीडियो में, मिट्टी का कटाव कहते हैं। चलिए इसका फिर जो है मिट्टी का कटाव किसको कहते हैं, हम जोग्राफिया की ज़ुबान में देखेंगे, यानी मिट्टी का तड़कना जिसको हम कहते हैं। तो मिट्टी के कटाव से मुराद कुदरती अवामिल से ज़रख़ीज़ मिट्टी का बहाव होना। मिट्टी के कटाव से क्या मुराद है? कुदरती अवामिल से ज़रख़ीज़ मिट्टी का बहाव होना, यानी ज़रख़ीज़ मिट्टी बहकर चली जाना। ज़मीन की ऊपरी पर जो ज़रख़ीज़ मिट्टी रहती है उसका बहकर चला जाना, किसकी वजह से? कुदरती अवामिल, जैसे कि ज़रख़ीज़ मिट्टी की ऊपरी परत किससे बह जाती है? नदियों के ज़रिए से, ग्लेशियर्स या हवाओं के अमल से। समंदरी लहरें क्या करते हैं? ज़मीन की ऊपरी परत को बहा ले जाते हैं, तो मिट्टी की ज़रख़ीज़ी को खारिज करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मिट्टी का कटाव कहते हैं। यानी मिट्टी की ऊपरी ज़रख़ीज़ी परत ही ना रही तो क्या होती है? ज़मीन वहाँ की तड़कने लगती है ना, खुलने लगती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मिट्टी का कटाव कहते हैं। समझ में आया? तो मिट्टी का कटाव किससे होता? कुदरती अवामिल से, यानी कुदरती अवामिल से ज़रख़ीज़ मिट्टी का बह जाना ही क्या कहलाता है? मिट्टी का कटाव कहलाता है।
तो मिट्टी के कटाव के वजूहात क्या हैं करके अभी तो यहाँ पढ़े के कुदरती अवामिल जैसे नदियों से, ग्लेशियर से हवाएं और समंदरी लहरें बहा ले जाती, और इसके साथ साथ इसके और भी बहुत से वजूहात है। तो किन वजूहात की बिना पर जो है मिट्टी का कटाव होता है करके, तो यहाँ पर देखिए चंद एक वजूहात मैं यहाँ पे लिखी हूँ। ये भी आप जो है बहुत गौर से सुनिए कि ये 3 मार्क्स में आने वाला सवाल है कि मिट्टी के कटाव के वजूहात क्या है, या मिट्टी के कटाव से कौन कौन से असरात होते हैं, या मिट्टी के कटाव को आप किस तरह रोकते हुए मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो ये 3 में से एक इंशाल्लाह आ भी जाएगा। तो मिट्टी के कटाव के अहम वजूहात क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर मिट्टी का कटाव होता है। तो सबसे पहले है जंगलात की तबाही। आजकल हम क्या कर रहे हैं, बहुत से अपने मकासद के लिए इंसान जंगलात की तबाही कर रहा है। शहर फैलते जा रहे हैं, वहाँ की पाई जाने वाली लकड़ियों का हम बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आजकल जंगलात क्या हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। तो जंगलात अपने अंदर क्या करते हैं, जंगलात बारिश का भी जरिया है और ज़मीन की जरखीज़ी को भी समाये रखते हैं। तो जंगलात की तबाही करना, जंगलात का कटाव करना क्या है, मिट्टी के कटाव का एक सबब है, एक वजह है। तो पहली वजह क्या है यहाँ पे, जंगलात की तबाही। उसी तरह से कसीर चरवाही, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मवेशियों को जो चराते हैं, तो इससे भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। और गैर साइंसी तरीके से ज़राअत करना, यानी किस मिट्टी में कौन सी पैदावार आती है ये देखे बिना भी हम क्या करते हैं, ज़राअत करते हैं। समझो कोई मिट्टी यहाँ पे कम ज़रख़ीज़ है, वहाँ पे हम चावल की पैदावार करेंगे, तो चावल की पैदावार के लिए ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत है ना। तो बहुत दिन तकरीबन 3 महीने तक वो पौधा क्या होता है, पानी में रहता है। तो वो सूखी मिट्टी में से जितने भी वहाँ पे नामियाती मादे रहता है तमाम खींच लेता है। तो मिट्टी क्या होती है, तड़कने लगती है, यानी मिट्टी का कटाव होने लगता है। यानी हम मिट्टी की नोयत को जाने बगैर वहाँ पर क्या करते हैं, फसलों को उगाने लगते हैं कि उस मिट्टी में कितनी नमी है, ये तमाम हम कुछ नहीं देखते। तो जिस मिट्टी में चाहे जो फसलें उगाने लगते हैं, यानी गैर साइंसी तरीके हम वहाँ पर इस्तेमाल करने लगते हैं, या जो आबपशी करते रहते हैं उसका बहाव जोर रख देते हैं। आबपशी के नए नए तरीके, जैसे छिड़काव आबपशी का तरीका है, टिपकाव आबपशी का तरीका, ये तमाम अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो गैर साइंसी तरीके से हम ज़राअत कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। जंगलात की तबाही से, कसीर चरवाही से, गैर साइंटिफिक या गैर साइंसी ज़राअती तरीके। तीसरा, उसी तरह मुंतकली ज़राअत से, और मिट्टी की ऊपरी परत का जो रहता है, या मिट्टी का बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए, जैसा हम घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खपरेल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मिट्टी को हम जो है बहुत से अलग अलग मकासद के लिए उसकी ऊपरी परत की चिकनी मिट्टी को हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। जंगलात की तबाही से, कसीर चरवाही से, गैर साइंसी तरीक़ों से ज़राअत करने से, मुंतकली ज़राअत या मुंतकल ज़राअत से, या ज़मीन की ऊपरी परत का हम खपरेल वगैरह बनाना, बहुत से मकासद के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। तो मिट्टी जिसको हम कुदरत का एक अहम अतिया कह रहे थे, जो कि हम ज़राअत के लिए क्या है, एक ज़रिया, एक वसीला। ज़रख़ीज़ मिट्टी ही नहीं रहेगी तो हम ज़राअत कहाँ से करेंगे, ज़राअत नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, है ना। तो इसलिए मिट्टी का कटाव, इसको रोकना, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। तो अब जो इन तमाम वजूहात की बिना पर मिट्टी का कटाव हो रहा, तो उससे क्या क्या असरात होते हैं, या उसके क्या क्या नताइज यहाँ पे बरामद होते। तो देखिए कि मिट्टी के कटाव के असरात क्या हैं। तो मिट्टी के कटाव से मिट्टी की जरखीज़ी का खात्मा होता है ना। ऊपरी जरखीज़ी परत ही चली जाती है, मिट्टी में जरखीज़ी नहीं रहती। जरखीज़ी नहीं रही तो ज़रूरी पैदावार आएगी, ज़्यादा आएगी कि जितनी मिकदार में आना नहीं आएगी, कम आएगी, मतलब ज़रूरी पैदावार घटती है। मिट्टी की जरखीज़ी का खात्मा होता है तो हमारी पैदावार क्या होती है, कम होती है, यानी ज़रूरी पैदावार घटती है। पहला यहाँ पे मिट्टी की जरखीज़ी का खात्मा होता है, ज़रूरी पैदावार घटती है। और नदी की तह में गाद जमा होता है, यानी कीचड़ जमा होने लगता। तो नदी की तह में कीचड़ जमा होने लगता है तो नदियाँ अपना रुख बदलते हैं, यानी अपने एक बहाव की तरह अपने एक सफ़र पे जाते रहते हैं। तो वहाँ पर जो है मिट्टी का कटाव होगा तो उनका रुख क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, बदल जाता है। वो गाँव में भी घुस जाते हैं, कभी तबाही लाते हैं, कभी सैलाब लाते हैं। तो ये भी क्या है, मिट्टी के कटाव से होने वाला एक असर या नतीजा है। और नदियों तालाबों में पानी की गुंजाइश क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि
तह में क्या होता है, गाद जमा होता है या नदियां अपना रुख बदलने लगते हैं। तो जो आबी ज़खायर है वहां पर जितना पानी रहना था उस पानी की सतह क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि नीचे क्या हुआ, कीचड़ जमा हो गया, या तो नदी अपना रुख बदल कर चल रही है। तो नदियों में, तालाबों में पानी की जो सतह, पुराब सतह रहती है वो घट जाती है और जंगलात सूखने लगते हैं, खुश्क साली में इजाफा होता है। टोटली हमारी मईशत ही क्या होती है, बिखरने लगती है ना। तो ये क्या है, मिट्टी के कटाव से होने वाले असरात हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों, कौन कौन से असरात होते हैं या क्या नताइज बरामद होते हैं, इस तरह से भी पूछ सकता है। या मिट्टी के कटाव के असरात क्या होते हैं या मिट्टी के कटाव के नताइज लिखी, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो मिट्टी की जरखीजी का खात्मा होता है, ज़रिए पैदावार घटती है, नदी की तह में गाद जमा होता है, नदियां अपना रुख बदल देते हैं, नदियों, तालाबों वगैरह में पानी की गुंजाइशी सतह घट जाती है, जंगलात सूख जाते हैं, खुश्क साली में इजाफा होता है। टोटली तौर पर हमारी मईशत पूरी ठप हो जाती है ना। तो अब मिट्टी के इतने तमाम असरात हो रहे हैं, मिट्टी का कटाव हो रहा है, ये तमाम असरात हो रहे हैं, ज़रिए पैदावार हमारी घट रही है। तो अब हम मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है ना, उसकी हिफाजत करना ज़रूरी है। उसको तड़कने से, उसको खुलने से, ये तमाम जो असरात हो रहे हैं उसको रोकना ज़रूरी है। उसको रोकना मतलब मिट्टी का क्या करना, तहफ़्फ़ुज़ करना, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं, यानी मिट्टी की हिफाजत करना। तो मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी की जरखीजी को कायम रखना ही मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है, यानी मिट्टी की हिफाजत करना। किस तरह कर सकते हैं मिट्टी की हिफाजत, मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी की जरखीजी को कायम रखना ही मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है। तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम ज़राअत कहाँ से करेंगे, दूसरे मकासद के लिए मिट्टी का इस्तेमाल कहाँ से करेंगे। तो मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी की जरखीजी को कायम रखना ही मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कहलाता। तो मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ हम किस तरह से कर सकते हैं, देखो मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात क्या हैं करके। तो यहाँ पे मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात, अब जंगलात का तबाह हो रहे थे नहीं मिट्टी के कटाव की वजह से, तो जंगलबानी करना, जंगलात बारिश का भी ज़रिया है, नमी को भी अपने अंदर समोए रखते हैं, इसलिए जंगलबानी करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में जंगलात को उगाना, है ना। और चरवाही पर काबू पाना, कसीर चरवाही की वजह से मिट्टी का तड़कना, यानी मिट्टी का वहाँ पे मिट्टी की फरसूदगी हो रही थी, मिट्टी का कटाव हो रहा था, इसीलिए चरवाही पर, यानी जो मवेशियों को चराते ना उसको अलग से चिरागाहें बनाना, उसको अलग से चरागाहें बनाना। तो चरवाही पर काबू पाना, जंगलबानी करना, चरवाही पर काबू पाना, मेंढ की तामीर करना, यानी खेतों के अतराफ में क्या करना, मेंढ बांधना, जिसको हम चकबंदी करना कहते हैं। तो वहां पर उस तरह करने से क्या होता है, मिट्टी की जरखीजी या ऊपरी परत जो है बहकर नहीं चली जाती। तो मेंढ की तामीर करना है, चकबंदी करना। उसी तरह से पानी का मनसूबाबंद इस्तेमाल करना, यानी जैसा चाहे वैसा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, चेक बनाना या डैमों की तामीर करके यहाँ पे पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना या सैलाबों पर काबू पाना। तो जंगलबानी करना, चरवाही पर काबू पाना, मेंढ की तामीर करना, पानी का मनसूबाबंद इस्तेमाल करना, चेक डैमों की तामीर करना और सैलाबों पर काबू पाना। तो इस तरह से करके हम मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, है ना तलबा। इसमें से एक काम आप ज़रूर कीजिए, क्या, जंगलबानी करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में दरख्तों को उगाना, है ना। उगाएंगे ना, दरख्त उगाना भी जो है बहुत ही सवाब की चीज़ है। वो दरख्त क्या करता है, अल्लाह की इबादत करते रहता है, उसकी इबादत का भी सिला आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने अतराफ़ में दरख्तों को लगाओ, बहुत से फ़ायदे हैं, पाक व साफ़ हवा हमें मिलती है ना। तो ये तमाम इक़दामात उठाकर हम मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। जंगलबानी करना, चरवाही पर काबू पाना, मेंढ की तामीर, पानी का मनसूबाबंद इस्तेमाल, चक डैमों की तामीर और सैलाबों पर काबू पाना। तो इस तरह से हम मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो तलबा ये क्या था, मिट्टी के अक़साम, मिट्टी का कटाव, उसके असबाब, फिर क्या पढ़े हम, मिट्टी के कटाव के असरात क्या होते हैं और मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कौन कौन से इक़दामात उठाना ज़रूरी है। तो मेरे अज़ीज़ बच्चों, ये था आज का लेसन, मिट्टी के अक़साम, मिट्टी का कटाव, मिट्टी के कटाव के असरात और मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़। समझ में आया है लेसन, ये बाब समझ में आ गया। चलिए
प्यारे बच्चों अभी अपना होमवर्क लिख लीजिए। तो आपके लिए पहला सवाल है, हिंदुस्तानी मिट्टी के अक़साम लिखिए। नाम भी लिखिए और थोड़ा एक जो है उसकी खुसूसियात भी लिखिए, थोड़ा वजाहत के साथ लिखिए, ताकि अगर 3 मार्क्स में आ गया तो आपको जवाब लिखने में आसानी हो। हिंदुस्तानी मिट्टी के अक़साम लिखिए, हर एक की एक एक खुसूसियत भी लिखते चले जाइए। लिखिए पहला सवाल, हिंदुस्तानी मिट्टी के अक़साम लिखिए। दूसरा सवाल, लाल मिट्टी और काली मिट्टी के खुसूसियात लिखिए। लाल मिट्टी और काली मिट्टी के खुसूसियात लिखिए। तीसरा सवाल, मिट्टी के कटाव से क्या मुराद है, इसके वजूहात लिखिए। मिट्टी का कटाव किसको कहते हैं और किन वजूहात की बिना पर मिट्टी का कटाव होता है, लिखिए। अगला सवाल है, मिट्टी के कटाव के क्या मुज़िर असरात या नुकसानात होते हैं। मिट्टी का कटाव होने से क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, कौन कौन से मुज़िर असरात यहाँ पर हो रहे हैं, है ना। नदियाँ अपना रुख बदल रहे हैं, जंगलात की तबाही हो रही, ये सभी आप वहाँ पे लिखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे, मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है, आप मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर सकते हैं। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है और आप मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर सकते हैं, यानी कौन कौन से इक़दामात मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जा सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है। तो अजीज़ तलबा, इसके साथ साथ आपके लिए 1-2 सरगर्मी भी है, लिख लीजिए। सरगर्मी पहली यहाँ पे है, एक्टिविटी पहली, हिंदुस्तान का नक्शा निकालकर मिट्टी के अक़साम के इलाकों की निशानदही कीजिए। हिंदुस्तान का नक्शा निकालकर मिट्टी के अक़साम के इलाकों की निशानदही, यानी काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, इन इलाकों की निशानदही करना है। वीडियो के दौरान में, लेसन के दौरान में मैप दिखाई, उसी तरह से मैप निकालना है और हिस्सों के नाम लिखिए। मैं आपको नाम नहीं लिखी दिखाई, सॉरी, आप नाम लिखिए वहाँ पे। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगली सरगर्मी है यहाँ पे, मिट्टी के मुख्तलिफ अक़साम जमा कीजिए। इसमें उगाई जाने वाली कोई एक फसल को उगाइए और मॉडल अपने असातिज़ा को पेश कीजिए। मिट्टी के अक़साम यानी एक बॉक्स लीजिए टिन का, उसमें जो है 6 पार्ट बनाइए, हर एक में एक एक किस्म की मिट्टी जमा कीजिए। तो उस मिट्टी में उगाई जाने वाली कोई 1-2 फसल के दाने उसमें डालिए, उस फसल को उगाइए। तो 15-20 दिन में जो है अच्छा सा एक मॉडल तैयार हो जाएगा। फिर तोहफ़तन अपने असातिज़ा इकराम को पेश कीजिए। करेंगे ना प्यारे बच्चों। तो ये था आपका होमवर्क। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेसन भी समझ में आया होगा और आप ये तमाम होमवर्क करके अपने असातिज़ा को भी दिखाएंगे, अपना मॉडल बनाकर भी पेश करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़, शब खैर। अपनी दुआओं में तमाम असातिज़ा इकराम को ज़रूर याद रखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।